हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है हमारे एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे एमपीएससी 007 भारत में सामाजिक आंदोलन और राजनीति। आज इस वीडियो में हम जून 2024 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छे से ये टॉपिक को कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पेपर जो है आपका 2 घंटे का पेपर आता है। इसमें अधिकतम 50 मार्क्स होते हैं। इसमें आपके 2 खंड होते हैं, यानी भाग होते हैं। पहले भाग में 5 क्वेश्चन और दूसरे भाग में 5 क्वेश्चन होते हैं। पहले भाग में से 2 क्वेश्चन और दूसरे भाग में से 2 क्वेश्चन करने अनिवार्य है। पहले दोनों भागों में से 2-2 क्वेश्चन करके आप अपने 4 क्वेश्चन करिए, और जो 5 क्वेश्चन है आप किसी भी एक भाग में से जो आपको अच्छे से आता है वो कर लीजिएगा। यानी दोनों भाग में से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। तो इस तरह से आपके 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का जो अंक है वो समान है। इस तरह से आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। वर्ड लिमिट भी बराबर है। जून 2024 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय सामाजिक आंदोलनों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इसका आंसर है, राजनीति सामाजिक व्यवस्था का एक हिस्सा है। समाज में होने वाली गतिविधियों में राजनीति भी शामिल होती है। समाज की समस्याओं का समाधान राजनीति के द्वारा किया जाता है, क्योंकि समाज में विकासात्मक कार्य करने के लिए राज्य का निर्माण और राज्य के अंदर कानूनों का निर्माण के लिए राजनीतिक व्यवस्था को जन्म दिया है। इसलिए राजनीति जो होती है वो समाज से संबंधित है और समाज की संपूर्ण गतिविधियों में राजनीति का हिस्सा होता है। अतः समाज में होने वाले आंदोलनों से राजनीति भी प्रभावित होती है, क्योंकि जो भी समाज में आंदोलन चलाए जाते हैं वो समाज में किसी बदलाव के लिए या सरकार की नीति या कार्यक्रमों के विरुद्ध में ये आंदोलन चलाए जाते हैं। जो समाज में आंदोलन चलते हैं उन आंदोलनों को सामाजिक आंदोलन कहते हैं, और ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति के नहीं बल्कि समाज के लोगों के द्वारा या गैर सरकारी संगठनों के द्वारा चलाए जाते हैं, जिससे राजनीति भी प्रभावित होती है। प्रारंभ में समाज में हुए आंदोलनों का प्रभाव राजनीतिक संस्थाओं, उसके कार्यक्षेत्र और उसके कर्तव्य आदि पर पड़ता है। समाज में प्रारंभ से ही जितने भी आंदोलन हुए हैं उन्होंने भारतीय राजनीति में राजनीतिक संस्थाओं, उनके कार्यक्षेत्र और कर्तव्यों में काफ़ी अपना प्रभाव डाला और उन्होंने समाज के हित के कार्य करने के लिए प्रेरित किया। विभिन्न देश में होने वाले सामाजिक आंदोलन के उस देश की राजनीतिक व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन किया। जहां पर भी ये सामाजिक आंदोलन हुए उन्होंने उस देश की राजनीतिक व्यवस्था को बिल्कुल बदल दिया। अगर हम बात करें, फ्रांस के अंदर और रूस में सामाजिक आंदोलन ना होते तो ना तो लोकतंत्र की व्यवस्था होती और ना ही जारशाही का अंत होता समाज में। यानी फ्रांस और रूस के अंदर बदलाव का सबसे बड़ा कारण सामाजिक आंदोलन ही रहा। सामाजिक आंदोलन एक संगठित प्रयास होता है जो समाज में किसी विशेष मुद्दे, असमानता, अन्याय और समस्या के समाधान के लिए किया जाता है, क्योंकि सामाजिक आंदोलन में समाज के लोग होते हैं और इन्हें एक मार्गदर्शिका के द्वारा एक जो सरकार, गैर सरकारी संगठन या कोई सामाजिक संगठन के द्वारा चलाए जाते हैं। इन सभी आंदोलनों का एक मुद्दा और अन्याय और समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य, यानी जितने भी सामाजिक आंदोलन है उनका उद्देश्य सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक परिवर्तन लाना होता है। इस तरह से सामाजिक आंदोलन चलाए जाते हैं। सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं, पहला है, सामाजिक आंदोलन स्वयंसेवी संगठन यानी एनजीओ द्वारा चलाए जाते हैं, क्योंकि एनजीओ जो है स्वयंसेवी संगठन, ये समाज के समाज के विभिन्न वर्गों के हित के लिए कार्य करते हैं, इसलिए ये आंदोलन एनजीओ के द्वारा चलाए जाते हैं। दूसरा, सामाजिक आंदोलन में एक समान विचारधारा वाले लोग होते हैं। ये सामाजिक आंदोलन का जो उद्देश्य होता है, कोई एक उद्देश्य होता है और उद्देश्य में सभी समान विचारधारा के लोग होते हैं। ये आंदोलन सत्ता या सरकार के विरोध से संबंधित होते हैं। अगर सरकार की सत्ता या सरकार के खिलाफ, अगर सरकार कोई कानून या कोई नियम बना रही है, सरकार जनता के हित के कार्य नहीं करे तो जनता सरकार को अपने हित की सरकार को प्रभावित करती है ताकि सरकार उनके हितों की नहीं कार्य करे। सामाजिक आंदोलन का उद्देश्य आदर्श व्यवस्था की स्थापना करना है। पांचवा पॉइंट है, सामाजिक आंदोलन के माध्यम से जनता की समस्याओं का समाधान किया जाता है। 6 पॉइंट है, सामाजिक आंदोलन से लोगों में जागरूकता उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, सामाजिक आंदोलन अहिंसा पर आधारित होते हैं। जितने भी आंदोलन चलाए जाते हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से अहिंसा पर आधारित होते हैं। और नेक्स्ट है, आंदोलन सरकार को निरंकुश होने से रोकते हैं। जितने भी सामाजिक आंदोलन होते हैं इससे सरकार की निरंकुशता को रोका जाता है और सरकार निरंकुश होने से बचती है और समाज के हित के लिए कार्य करते हैं। सामाजिक आंदोलन की आलोचना,
पहली बात तो जितने भी सामाजिक आंदोलन जो हुए हैं उनको राजनीतिक लाभ के लिए उनका इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से आंदोलन असफल हुए। दूसरा, सामाजिक आंदोलन की असफलता का कारण है कि जितने भी सामाजिक आंदोलन हैं, वो उनमें एकता की कमी होती है। कुछ आंदोलन जाति, क्षेत्र या वर्ग तक ही सीमित रह जाते हैं, इसलिए आंदोलन असफल हो जाते हैं। तीसरा है, हिंसा का रास्ता अपनाया। कुछ आंदोलनों में हिंसा हुई, जैसे नक्सल आंदोलन, जिसकी वजह से ये आंदोलन सफल हुए। ये सबसे बड़ी इसकी कमी है। स्थायी समाधान नहीं निकल पाता। कुछ आंदोलनों में केवल इस अस्थायी असर हुआ है, स्थायी बदलाव नहीं देखा गया। जो भी आंदोलन है उसके लिए कुछ समय के लिए तो उनकी बात मानी गई, लेकिन वो स्थायी रूप से आंदोलनों की बातों को नहीं माना जाता, इसलिए आंदोलन बिल्कुल असफल रहे। पांचवा, नेतृत्व की कमी। बहुत से आंदोलन ऐसे हैं जिन्हें नेतृत्व नहीं मिल पाया। कुछ आंदोलनों में संगठित नेतृत्व नहीं था, जिससे वह बिखर गए और यह आंदोलन समाप्त हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, लोकतंत्र ने भारतीय समाज को कैसे प्रभावित किया? लोकतंत्र ऐसी शासन प्रणाली जिसमें जनता सर्वोच्च होती है। लोकतंत्र में जनता के लिए जनता के द्वारा किया गया शासन होता है। लोकतंत्र में लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और तंत्र। लोक मतलब होता है जनता, तंत्र मतलब शासन। जिस स्थान या क्षेत्र में जनता का शासन पाया जाता है उसे हम लोकतंत्र कहते हैं, और इस लोकतंत्र ने भारतीय समाज को काफी सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। इसलिए लोकतंत्र को बहुत सर्वोत्तम और महत्वपूर्ण प्रणाली माना गया, और इसमें जनता को सर्वोच्च रखा गया और उसे अपनी सरकार चुनने का अधिकार दिया गया। भारत जैसे विविधता से भरे देश में लोकतंत्र ने समाज को गहराई से प्रभावित किया, क्योंकि भारत के अंदर विभिन्न धर्म, जाति, भाषाई और क्षेत्रीय प्रकार के लोग रहते हैं और उनका विकास होना बहुत जरूरी था। इसलिए यहाँ पर लोकतंत्र को अपनाया गया और लोकतंत्र ने समाज के लोगों को समाज को गहराई से प्रभावित किया। इसने लोगों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय की भावना दी और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जैसे प्रावधानों का प्रावधान दिया गया। नागरिक अब अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक हैं और सामाजिक भागीदारी बढ़ी है। लोकतंत्र ने वंचित वर्गों को सशक्त बनाने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की अहम भूमिका निभाई। इसलिए लोकतंत्र ने समाज के लोगों के उत्थान और विकास के कार्य किए और समाज में रहने वाले लोगों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता और समानता देने का प्रयास किया। अब बात करते हैं कि लोकतंत्र ने समाज में सकारात्मक प्रभाव क्या डाला। पहली बात, समानता का अधिकार। लोकतंत्र ने समाज के लोगों को समानता का अधिकार दिया। हर नागरिक को जाति, धर्म, लिंग के ऊपर उठाकर और बिना किसी भेदभाव के बराबरी का अधिकार मिला, ताकि समाज में समानता की स्थापना हो सके। दूसरा प्रभाव ये पड़ा, जनता की भागीदारी। लोग चुनाव में वोट देकर सरकार चुनते हैं और अपनी बात कह सकते हैं, जिसके कारण सरकार में जनता की भागीदारी सुनिश्चित हुई और ये केवल लोकतंत्र से संभव हुआ। तीसरा है, लोकतंत्र के माध्यम से ही लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली। लोग अपने विचार, सुझाव और विरोध खुलकर रख सकते हैं और ये केवल लोकतंत्र के माध्यम से ही समाज के लोगों को प्राप्त हुआ। चौथा है, लोकतंत्र ने वंचित वर्गों पर को अवसर प्रदान किया। लोकतंत्र में ही दलित, महिलाएं, आदिवासी और पिछड़े वर्गों को आरक्षण और योजनाओं से फायदा पहुंचाया। पांचवा है, लोकतंत्र का फायदा, शिक्षा और जागरूकता। लोकतंत्र ने शिक्षा को बढ़ावा दिया, जिससे समाज में अधिक जागरूकता उत्पन्न हुई और लोगों ने अपने शिक्षा के माध्यम से अपने समाज में उचित स्थान प्राप्त करके अपना विकास किया। इस तरह से ये लोकतंत्र के समाज के लोगों पर सकारात्मक प्रभाव है। अब है नकारात्मक प्रभाव यानी चुनौतियां। लोकतंत्र का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? पहले, जाति और धर्म जारी। चुनाव में अब भी जाति और धर्म का इस्तेमाल किया जाता है, सही से लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाता। लोकतंत्र में भ्रष्टाचार अधिक देखने को मिलता है। कई बार नेता और अफसर अपने पद का गलत प्रयोग करके वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। तीसरा है, गरीबी और असमानता बनी रही। लोकतंत्र ने लोगों को अधिकार, स्वतंत्रता दी और समाज में समानता स्थापित करने का प्रयास तो किया, लेकिन अभी भी गरीबी और असमानता बनी रही है। सभी को बराबर लाभ नहीं मिल पाया। अमीर गरीब की खाई बनी हुई है। सूचना का प्रसार। सोशल मीडिया और हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म में सूचना के प्रसार को तेज किया, लेकिन इससे गलत सूचना और दुष्प्रचार को बढ़ावा मिला। इस तरह से ये लोकतंत्र के हमारे नकारात्मक प्रभाव थे। अब तीसरा क्वेश्चन है, संसाधन जुटाने के सिद्धांत को समझाइए। संसाधन जुटाने का अर्थ किसी सामाजिक, राजनीतिक या विकासात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक धन, जनशक्ति, सामग्री और सहयोग को एकत्रित करना है। समाज के अंदर विकास के लिए, विभिन्न योजनाओं के लिए जो संसाधन जुटाने हैं, देश के विकास के लिए, लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए संसाधन जुटाना, जैसे कि धन, शक्ति, सामग्री और बहुत सारी सहयोगात्मक जो चीज़ें हैं उनको एकत्रित करना ही संसाधन जुटाना होता है।
ये किसी भी आंदोलन या संगठन की सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आंदोलन, जब तक आपके पास संसाधन नहीं होंगे, आप अपने आंदोलन को ना तो सुचारू रूप से चला सकोगे, और ना ही उनको सफल बना पाओगे। संसाधन जुटाने के सिद्धांतों में स्पष्ट उद्देश्य, मजबूत संगठन, जन समर्थन, नेटवर्किंग, प्रभावी संचार और स्थायी संसाधनों का उपयोग शामिल है। इन सिद्धांतों के आधार पर कोई भी समूह या संगठन अपने लक्ष्य को प्रभावी ढंग से प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस तरह से जन संसाधन जुटाने का सिद्धांत बहुत आंदोलन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। संसाधन जुटाने के सिद्धांत की पहला पॉइंट है, उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। किसी भी सामाजिक आंदोलन जो भी चले, जब तक उस आंदोलन का उद्देश्य स्पष्ट नहीं होगा, वो आंदोलन सफल नहीं होगा। अगर आंदोलन सफल करना है तो उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। जब उद्देश्य जैसे आंदोलन, योजना, परियोजना साफ होते हैं तो लोग उस संगठन उसमें संसाधन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत सारी सहायक सामग्री होती है ना, जो आंदोलन चलाने के लिए चाहिए होती है, वो सारी चीजें। दूसरा, संगठनात्मक ढांचा मजबूत होना चाहिए। कोई भी संसाधन तभी आएगा जब संगठन या समूह भरोसेमंद और व्यवस्थित होगा। तीसरा, नेटवर्किंग और सहयोग। विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं और समुदायों के बीच संबंध बनाकर संसाधन जुटाए जाते हैं और बाहर से आंदोलनकारियों को बहुत ही लाभ और उन्हें बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त होती है। चौथा, जन समर्थन आवश्यक। जी, संसाधन जब भी आप जुटा सकते हो जब आपको जन समर्थन आवश्यक प्राप्त होगा। जनता का विश्वास और सहयोग मिलना संसाधन जुटाने के लिए जरूरी है। संसाधन जुटाने से आपको, जैसे मैंने बताया, कि जो सुविधाएं मिलती है, जैसे कि अगर आप आंदोलन कर रहे हो, आंदोलन को जो जो चीज़ें चाहिए, जैसे टेंट, खाना पीना, ये सब संसाधन जुटाना ही होता है। फिर है सूचना और संचार का उपयोग। प्रचार प्रसार, सोशल मीडिया, समाचार आदि के माध्यम से अधिक लोगों को जोड़ा जा सकता है, जिससे उनका आंदोलन सफल हो पाए। फिर स्थानीय संसाधनों का उपयोग। उपलब्ध स्थानीय संसाधनों जैसे श्रम, जमीन, दान आदि का अधिकतम उपयोग करना चाहिए, जिससे आप अपने जो आंदोलन है उन्हें सफल बना सकते हो। तो ये हमने संसाधन जुटाने के सिद्धांत के बिंदु को पर प्रकाश डाला। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। भारतीय संदर्भ में सामाजिक सुधार कितने महत्वपूर्ण हैं? जितने भी सामाजिक सुधार हुए हैं, समाज के लोगों के लिए सुधार के कार्य हुए हैं, वो कितने महत्वपूर्ण है उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, भारत के अंदर विभिन्न परंपराएं, कुरीतियाँ, बहुत सारी सांस्कृतिक समुदाय, विभिन्न जाति, भाषाई लोग रहते हैं। इसलिए भारत के समाज जो है विविधतापूर्ण है। भारत के अंदर जातिवाद, छुआछूत, बाल विवाह, दहेज प्रथा और लैंगिक भेदभाव जैसी समस्याओं ने समाज को कमजोर किया। ऐसे में सामाजिक सुधारों का उद्देश्य इन बुराइयों को दूर कर समाज को समानता, न्याय और मानवता की दिशा में ले जाना रहा है। भारतीय संदर्भ में सामाजिक सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण है। समाज सुधार के माध्यम से भारत के अंदर महिलाओं के प्रति जितनी भी कुप्रथाएं थे उसके खिलाफ आवाज उठी और उनके खिलाफ समय समय पर आंदोलन हुए और इन महिलाओं के उत्थान के विभिन्न कार्य किए गए। पिछड़े वर्ग, दलितों और अल्पसंख्यक वर्गों के उत्थान के भी समय समय पर कार्य किए गए। ये सारे कार्य समाज से सुधार के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये समाज को जागरूक, न्यायप्रिय और आधुनिक बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो बात करते हैं भारतीय संदर्भ में समाज से सुधार का महत्व क्या था, कि जो भारत में सामाजिक सुधार हुए उनका क्या महत्व है। पहले, जाति और छुआछूत को खत्म करने के लिए जितने भी भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन या प्रयास हुए हैं, वो सब भारत में जातिवाद और जितनी भी भेदभाव यानी छुआछूत जैसी प्रथाएं प्रचलित थी, उनको खत्म करने के लिए चलाए गए। भारत में लंबे समय से जाति आधारित भेदभाव रहा है। सामाजिक सुधारों ने दलितों और पिछड़े वर्गों को सम्मान और अधिकार दिलाने में मदद की। सेकेंड है, महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए सामाजिक सुधार आंदोलन। बाल विवाह प्रथा, दहेज प्रथा, सती प्रथा जैसी कुरीतियों को दूर करने के लिए समाज में सामाजिक सुधार आंदोलनों ने अहम भूमिका निभाई। जैसे कि इसमें जैसे कि इसके अंदर राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद जैसे बड़े बड़े समाज सुधारकों ने महिलाओं के उत्थान के कार्य किए और महिलाओं में प्रचलित विभिन्न कुप्रथाओं को समाप्त कराया। सेकेंड है, शिक्षा का प्रचार प्रसार। भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सामाजिक सुधार के प्रयास किए गए। सामाजिक सुधारों ने सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं और वंचितों को शिक्षा की ओर प्रेरित किया। नेक्स्ट है, धार्मिक अंधविश्वासों को चुनौती। समाज में फैली रूढ़ियों और अंधविश्वासों को खत्म करने के लिए सुधार को, जैसे राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले ने लोगों को वैज्ञानिक सोच की ओर मोड़ा, जिससे समाज में विभिन्न जो असमानता, भेदभाव था उसको दूर करने का प्रयास किया और लोगों को शिक्षित किया ताकि वो अपना विकास कर सकें। समानता और मानवाधिकार को बढ़ावा। विभिन्न सामाजिक सुधारों में
समानता और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने से कार्य किए गए। सामाजिक सुधारों ने सभी के लिए समान अवसर और सम्मान सुनिश्चित करने का मार्ग प्रशस्त किया। छठा, लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करने में मदद मिली। जब समाज बराबरी और न्याय की ओर बढ़ता है तो लोकतंत्र भी अधिक सशक्त होता है। तो ये हमने जो पढ़ा, ये समाज में भारत के संदर्भ में सामाजिक सुधार था, जो भारत में लोगों के अंदर समस्याओं के समाधान और भारत के समाज का सुधार करने के कार्य किए गए। अब बात करते हैं, पांचों क्वेश्चन है, इसमें 2 शॉर्ट टिप्पणी है, 10-10 नंबर शॉर्ट टिप्पणी है जो आपको करनी है। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला, भारतीय समाज में लैंगिक मुद्दे। भारतीय समाज में लैंगिक मतलब जो लिंग के आधार पर जेंडर जो मुद्दे हैं वो क्या है। लैंगिक मुद्दे वे समस्याएं जो पुरुष और महिलाओं के बीच असमानता, भेदभाव और सामाजिक व्यवहार के अंतर के कारण उत्पन्न होते हैं। आपको पता है प्राचीन काल से ही भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज रहा है। इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को बहुत सारे अधिकारों से वंचित रखा गया। प्राचीन काल में महिलाएं और पुरुषों में बहुत ही भेदभाव और बहुत सारा अंतर देखने को मिला। दोनों में लैंगिक असमानता देखने को मिली। परंतु आज महिलाओं को पुरुषों के समान विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाए ताकि दोनों में समानता स्थापित करा जाए और जो लैंगिक असमानता उसे दूर किया जाए। भारत में यह समस्या ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कारणों से गहराई से जुड़ी हुई है। भारतीय समाज में प्रमुख लैंगिक मुद्दे, पहला है पहला मुद्दा है लैंगिक भेदभाव। महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, संपत्ति और निर्णय लेने में पुरुषों से कम अवसर मिलते हैं, इसलिए महिलाएं बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है। ये जो जेंडर का एक सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है बालिका भ्रूण हत्या। महिलाओं में प्रचलित जो बालिका भ्रूण हत्या है, जो बच्चों को बच्ची को यानी लड़की को जो पैदा होने से ही मार दिया जाता है। कई क्षेत्रों में अब भी बेटियों को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है। ये एक सबसे बड़ी लैंगिक मुद्दा है। तीसरा मुद्दा है शिक्षा में असमानता। महिलाओं में अशिक्षा को बढ़ावा मिला है। महिलाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं में शिक्षा समानता स्थापित करने के लिए ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा दर अब भी लड़कों से कम है। चौथा मुद्दा है महिलाओं के खिलाफ हिंसा। महिलाओं के खिलाफ हिंसाओं में घरेलू हिंसा, दहेज, हत्या, बलात्कार, यौन उत्पीड़न जैसी घटनाएं आम हैं, जिसकी वजह से आज लैंगिक मुद्दा बन चुका है। तीसरा, आर्थिक असमानता। महिलाएं बराबर काम के बावजूद पुरुषों से कम वेतन पाती हैं, जो एक सबसे बड़ी समस्या है। छठा है राजनीतिक भागीदारी में कमी। महिलाएं की राजनीति में भागीदारी अब भी सीमित है, हालांकि धीरे धीरे सुधार हो रहा है। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। सातवां मुद्दा है रूढ़िवादी सोच और सामाजिक प्रतिबंध। महिलाओं पर कपड़े, बाहर जाने, काम करने आदि को लेकर समाज की पाबंदियां होती हैं। ये एक रूढ़िवादी और सामाजिक प्रतिबंध ने महिलाओं को बहुत ही पिछाड़ दिया है, इसलिए आज ये लैंगिक महिलाओं का एक मुद्दा बन गया है। अब बात करते हैं शॉर्ट टिप्पणी का, उदारी और भारतीय समाज में बदलाव, यानी उदारीकरण और भारतीय समाज में क्या बदलाव है। जब भारत के अंदर उदारीकरण को अपनाया तो उन्होंने भारतीय समाज में क्या बदलाव करा, उसके बारे में बात करेंगे। उदारीकरण का अर्थ सरकार द्वारा आर्थिक नीतियों में छूट देना है। जो कोई भारी देश हमारे देश में उद्योग स्थापित करें, जो उद्योग स्थापित करने में जो बाधा है, जैसे कि कर प्रणाली, उनको स्थापित करने की सुविधा जैसी नीतियों में छूट देना, सरकारी नियंत्रण को कम करना और निजी क्षेत्र को अधिक अवसर देना। भारत में 1991 में उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसका गहरा प्रभाव समाज में के हर क्षेत्र में पड़ा। अब बात करते हैं उदारीकरण और भारतीय समाज में बदलाव। पहला बदलाव ये हुआ भारत के अंदर उदारीकरण को अपनाने का, नए उद्योग, निजी कंपनी और विदेशी निवेश आने से नौकरियों की संख्या बढ़ी है। सेकंड है गांव से शहर की ओर पलायन बढ़ा और महानगरों का विस्तार हुआ। फिर तीसरा है उपभोक्ता वस्तु की उपलब्धता से एक नया मध्यम वर्ग उभरा, जिसकी जीवन शैली में बदलाव आया। चौथा बदलाव ये पड़ा, मतलब प्रभाव पड़ा, शिक्षा और नौकरी में नए अवसर मिलने से महिलाएं अधिक आत्मनिर्भर बनी और महिलाओं में शिक्षा को बढ़ावा मिला। पांचवा, वैश्वीकरण के साथ पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बढ़ा। भारत से अंग्रेजी शिक्षा भारत में स्थापित हुई, जिससे पहनावे, खान पान और सोच में परिवर्तन आया। छठा प्रभाव उदारीकरण का ये पड़ा कि मोबाइल, इंटरनेट और मीडिया की पहुंच बढ़ी, जिससे समाज अधिक जुड़ा और जागरूक बना। सेवंथ बदलाव यह है, एक और अमीर हुए, वही गरीब वर्ग पिछड़ता गया, जिससे सामाजिक असंतुलन भी बढ़ा। जैसे अमीर अमीर होता चला, गरीब गरीब होता चलेगा। इस तरह से भारत के अंदर उदारीकरण का प्रभाव पड़ा। बात करेंगे खंड सेकंड का, क्वेश्चन नंबर 6, वैश्वीकरण ने विकासशील देशों को कैसे प्रभावित किया। जी, वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है
जिसमें दुनिया के देश आपस में व्यापार, तकनीक, सांस्कृतिक और विचारों के माध्यम से जुड़ते हैं। अदर साधारण शब्दों में कहूं, वैश्वीकरण से हमारा तात्पर्य यह है जब विश्व के सारे देश एक दूसरे देशों में बिना किसी रोक टोक के पूंजी, श्रम, वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, इसे ही हम वैश्वीकरण कहते हैं। 1990 के बाद विकासशील देशों जैसे भारत, ब्राजील, नेपाल आदि पर इसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़े। इससे जहां आर्थिक विकास, रोजगार और तकनीक की प्रगति हुई, वहीं स्थानीय उद्योगों को नुकसान और सामाजिक असमानता भी बढ़ी। वैश्वीकरण ने विकासशील देशों को नए अवसर तो दिए, लेकिन कई चुनौतियां भी सामने लाई, जिन्हें संतुलित रूप से संभालना जरूरी है। वैश्वीकरण ने पूरे विश्व को एक दूसरे के साथ जोड़ा और एक जाल के रूप में संबंध स्थापित किए। आज वैश्वीकरण के दौर में विश्व के सारे देश एक दूसरे देशों में व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं और तकनीकी और पूंजी का आदान प्रदान कर रहे हैं और पूंजी निवेश को बढ़ावा दे रहे हैं। अब बात करते हैं वैश्वीकरण का विकासशील देशों पर सकारात्मक प्रभाव। पहला पड़ा सस्ती व कुशल वस्तुएं प्राप्त। विकासशील देशों में जब वैश्वीकरण की स्थापित हुआ तो वहां कंपटीशन होने से सस्ती व कुशल वस्तुएं प्राप्त हुई, इससे जनता को लाभ हुआ। दूसरा, देश में उच्च तकनीक और ज्ञान का प्रसार हुआ। वैश्वीकरण के कारण उद्योगों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला। प्रतिस्पर्धा से उस देश की जनता को लाभ हुआ, क्योंकि इस प्रतिस्पर्धा से कुशल वस्तुएं और सस्ती वस्तुएं प्राप्त हुई। फिर चौथा पॉइंट है सरकार के कार्य क्षेत्र में कमी आई। जो सरकार काम करती थी, अब वैश्वीकरण के आने से बाहर की कंपनियां काम करने लगी, जिससे सरकार का कार्य क्षेत्र कम हो गया। पांचवा, सरकार की आय में वृद्धि हुई, क्योंकि बाहर की कंपनियां आई और वो अपने साथ जब यहाँ पर उद्योग स्थापित किए तो सरकार उनसे टैक्स लेने लगी। टैक्स के माध्यम से सरकार की आय बढ़ी है। छठी है आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला, क्योंकि बड़ी कंपनी स्थापित होने से नौकरियां मिली लोगों को और देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला। ये हमारे वैश्वीकरण के सकारात्मक विकासशील देशों पर सकारात्मक प्रभाव थे। अब बात करते हैं इसके नकारात्मक प्रभाव। पहला ये कि वैश्वीकरण के आने जाने से आर्थिक असमानता को बढ़ावा मिला। बड़े बड़े उद्योग उभरते चले गए और छोटे छोटे उद्योग उनके सामने टिक नहीं पाए। प्रतिस्पर्धा में वो बंद हो गए, जिसके कारण आर्थिक असमानता को बढ़ावा मिला। अमीर अमीर हुआ, गरीब गरीब होता चला गया। सेकंड है आर्थिक कारीगरों में बेरोजगारी को बढ़ावा। बड़ी बड़ी मशीनरी आने से जो हाथ के काम करने वाले कारीगर थे उनकी नौकरियां छूट गई, जिससे उनमें बेरोजगारी को बढ़ावा मिला। पश्चिमी शिक्षा व संस्कृति को बढ़ावा मिला। आज हम अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को छोड़कर हम पश्चिमी संस्कृति और भाषा को अपनाने लगे, यानी उनकी पश्चिमी संस्कृति, अंग्रेज शिक्षा और उनकी जो संस्कृति है, शिक्षा और संस्कृति हमारी संस्कृति पर हावी होने लगी, जिसकी वजह से हमारे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। छोटे छोटे लोगों को उद्योग समाप्त हो गए, क्योंकि कंपटीशन में टिक नहीं पाए। और पांचवा था सांस्कृतिक साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिला। हम अपनी संस्कृति, पहनावा, खान पान छोड़ते जा रहे हैं। आज हम बाहर की संस्कृति, पहनावा और बाहर की चीज़ों और उनके परंपराओं को अपनाते जा रहे हैं। तो इस तरह से ये वैश्वीकरण का विकासशील देशों पर नकारात्मक प्रभाव था। अब बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। स्वतंत्रता के बाद से भारतीय राज्य की बदलती हुई स्थिति क्या। जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद भारतीय राज्य था, उनका स्वरूप कैसे बदला, उसके बारे में हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राज्य ने एक लोकतांत्रिक और कल्याणकारी राज्य के रूप में अपनी भूमिका निभानी शुरू की, क्योंकि भारतीय जो राज्य था उन्होंने लोकतंत्र को अपनाया, संविधान के अनुसार लोगों को अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान की। इसके साथ साथ भारत के अंदर जन कल्याण संबंधी कार्य करने शुरू किए, जिससे राज्य का स्वरूप कल्याणकारी स्वरूप स्थापित हुआ। भारत में लोगों के कल्याण के विभिन्न योजनाएं, विभिन्न विकासात्मक कार्य किए और जनता के कल्याण के कार्य करने से एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की। संविधान के अनुसार राज्य का उद्देश्य समानता, सामाजिक न्याय और विकास सुनिश्चित करना था। समय के साथ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक बदलावों के चलते राज्य की भूमिका में भी परिवर्तन आया। समय के साथ साथ राज्य स्थिर नहीं रहा। आज़ादी के बाद भारत राज्य का जो स्वरूप था वो दिन पर दिन बदलता चला गया। नियोजित विकास, समाजवाद, नियंत्रणवादी नीतियों से लेकर उदारीकरण, निजीकरण और डिजिटल गवर्नेंस तक राज्य की प्रकृति लगातार बढ़ती रही है, ताकि वे समाज की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। स्वतंत्रता के बाद से भारतीय राज्य की बदलती हुई स्थिति। पहला है कल्याणकारी राज्य। भारत का स्वरूप राज्य कल्याणकारी 1947 से 70 के बीच में। पहले उन्होंने कल्याणकारी राज्य के रूप में संविधान के अनुसार राज्य का मुख्य कार्य सामाजिक न्याय और समानता लाना था। योजनाबद्ध विकास, सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार और समाजवाद की ओर झुकाव दिखा। पंचवर्षीय योजना और सार्वजनिक संस्थाएं मजबूत की गई। फिर राज्य का थोड़ा स्वरूप बदला।
फिर नियंत्रणवादी राज्य 1970 और 90 के बीच में आया। लाइसेंस राज और सरकारी नियंत्रण चरम पर था। राज्य ने निजी क्षेत्र पर कई प्रतिबंध लगाए, लेकिन भ्रष्टाचार और धीमी विकास दर की समस्याएं बढ़ी। तीसरा, राज्य का स्वरूप बदला। उदारीकरण और बाजार अनुपत्ति राज्य यानी 1991 के बाद स्थापित हुआ। राज्य के स्वरूप, राज्य के कार्य क्षेत्र में बदलाव आया, जिससे आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई। राज्य ने बाजार को अधिक स्वतंत्रता दी गई और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया गया। जो 1990 से पहले भारत में समाजवाद को अपनाया गया, सारे काम सरकार करती थी और निजीकरण को बिल्कुल नहीं अपनाया गया था, लेकिन 1991 का अपनी नीति में, अपने स्वरूप में बदलाव करके उन्होंने नई आर्थिक नीति को अपनाया, जिससे राज्य की भूमिका नियंत्रक और सहायक में बदल गई और राज्य का कार्य क्षेत्र कम और आय में वृद्धि हुई। इस तरह से राज्य का स्वरूप बदला। फिर उसके बाद डिजिटल और उत्तर आधुनिक राज्य 2000 के बाद स्थापित हुआ। राज्य का स्वरूप 2000 के बाद भी बदला। सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं से राज्य और नागरिकों के बीच सीधा संबंध बना। पारदर्शी, जवाबदेही और ई गवर्नेंस को बढ़ावा मिला। सामाजिक कल्याण के साथ साथ सुरक्षा और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। इस तरह से समय के साथ साथ आज़ादी के बाद भारत का जो बदलता हुआ स्वरूप था वो परिवर्तित होता चला गया। अब बात करते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी के विकास और विचारधारा की चर्चा। ये 8वां क्वेश्चन है खंड सेकंड का। बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बीएसपी की स्थापना 14 अप्रैल 1984 में काशीराम जी ने की थी। इस पार्टी का उद्देश्य भारतीय समाज में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों जैसे वंचित वर्गों को राजनीतिक शक्ति दिलाना था। काशीराम एक दलित समाज से थे। इन्होंने इस पार्टी को जो प्राथमिकता दी वो दलितों के उत्थान के लिए दी और समाज के पिछड़े वर्गों को भी इसके साथ जोड़ा और इस पार्टी ने दलितों को एकजुट करने का प्रयास किया। ये पार्टी 1987 में राष्ट्रीय मंच पर आई और 1987 में एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थापित हुई। बहुजन समाजवाद पार्टी का विकास 1990 के दशक में उत्तर प्रदेश में पार्टी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। 1995 में जब 1995 तक जब इसकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई तो मायावती पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। यानी इस बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी ने 1995 में अपनी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। ये किसी दलित महिला के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि थी। 2007 में बीएसपी को पूर्ण बहुमत मिला और मायावती फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनी। बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बीएसपी ने कई बार सपा, भाजपा और कांग्रेस के साथ गठबंधन भी किया और केंद्र सरकार में भी अपना सहयोग दिया। इस तरह से बहुजन समाजवादी पार्टी का विकास हुआ। बहुजन समाजवादी पार्टी की विचारधारा, पहले बात तो इनकी पहली विचारधारा है बहुजनवाद। पार्टी बहुजन अर्थात अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े वर्ग, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इन सबको बहुजनवाद का वर्ग के राजनीतिक शक्ति के पक्षधर में थे और वो चाहते थे जितने भी बहुजन समाज है वो राजनीतिक रूप से एक शक्ति के रूप में सशक्त हो। इनकी एक विचारधारा। दूसरा था सामाजिक न्याय। सभी वर्गों को समान अधिकार, शिक्षा और सम्मान दिलाने पर जोर दिया गया। बीएसपी ने मनुवाद विरोध, पार्टी ब्राह्मणवादी सोच और जातिवाद व्यवस्था के विरुद्ध में आवाज उठाई और उन्होंने इस पार्टी को स्थापित किया। सत्ता के जरिए बदलाव। जितने पिछड़े वर्ग थे इन्होंने दलितों के माध्यम से समाज में सत्ता के जरिए बदलाव लाने की बात की। बीएसपी मानती है कि जब तक वंचित वर्ग सत्ता में नहीं आएगा, जब तक उनके विकास जीवन में बदलाव नहीं आएगा। 5वां, संविधान में आस्था। बीएसपी पार्टी यानी ये पार्टी जो थी भीमराव अंबेडकर के संविधान और विचारों को मार्गदर्शक मानती है और इन्होंने भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों के अनुकूल इस पार्टी ने आचरण किया और सत्ता को प्राप्त किया। इस तरह से संविधान में बहुत ही आस्था रखती है पार्टी। फिर निर्जातीय आंदोलन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन। निर्जातीय आंदोलन क्या है? निर्जातीय आंदोलन वे सामाजिक राजनीतिक आंदोलन होते हैं जो किसी विशेष जातीय, जनजातीय या सांस्कृतिक समुदाय द्वारा अपनी पहचान, अधिकार, स्वायत्ता या पृथक राज्य की मांग को लेकर किए जाते हैं। ये आंदोलन तब उभरते हैं जब कोई समुदाय खुद को उपेक्षित यानी वंचित या शोषित या असमान महसूस करता है, तो जब ये निर्जातीय आंदोलन चलाए जाते हैं। भारत में नागा आंदोलन, बोडो आंदोलन और गोरखालैंड आंदोलन इसके प्रमुख उदाहरण है और ये नागा आंदोलन, बोडो और गोरखालैंड आंदोलन ये सभी हमारे निर्जातीय आंदोलन थे। निर्जातीय आंदोलन की पहचान की रक्षा, सामाजिक न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए संघर्ष करते हैं। अतः निर्जातीय आंदोलन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। निर्जातीय आंदोलन आदिवासी या पिछड़ी जाति जो जंगलों में निवास कर रही हैं और ऐसी जाति जो बिल्कुल पिछड़ी हैं उनके द्वारा चलाए थे। उनके उद्देश्य ये है कि पहले उनकी सांस्कृतिक भाषा की रक्षा। जितने भी निर्जातीय आंदोलन चलाए वो अपनी सांस्कृतिक भाषा की रक्षा के लिए चलाए गए। दूसरा, राजनीतिक पहचान और प्रतिनिधित्व के लिए आंदोलन चलाए गए। तीसरा, आर्थिक अधिकारों की मांग के लिए निर्जातीय आंदोलन चलाए जाते हैं।
चौथा है स्वायत्ता और पृथक राज्य की मांग के लिए भी निर्जातीय आंदोलन चलाए जाते हैं। इन भारत में निर्जातीय आंदोलन जैसे कि नागा आंदोलन जो नागालैंड में चलाया गया, ये नागा समुदाय की अलग पहचान और स्वायत्ता की मांग के लिए चलाया गया। दूसरा आंदोलन जो चलाया गया भारत में, गोरखा आंदोलन, जो दार्जिलिंग का था। गोरखा समुदाय की अलग गोरखालैंड राज्य की मांग के लिए आंदोलन चलाया गया। तीसरा है बोडो आंदोलन, यानी असम में चलाया गया। बोडो जनजाति द्वारा अलग राज्य और सांस्कृतिक अधिकारों की मांग के लिए भी ये निर्जातीय आंदोलन समय समय पर चलाए गए। अब बात करते हैं 10वां क्वेश्चन, इसमें भी 2 शॉर्ट टिप्पणी है। पहली टिप्पणी इसके अंदर क्षेत्रीय आंदोलन पर राज्य की प्रतिक्रिया क्या है। जितने भी क्षेत्रीय आंदोलन हुए उनमें राज्य की क्या प्रतिक्रिया है। आज के समय में क्षेत्रीय आंदोलन को देश की एकता एवं अखंडता के लिए सबसे खतरनाक कारक माना जाता है। क्षेत्रीय आंदोलन के तहत क्षेत्र के निवासियों द्वारा अपने आप को देश के अन्य क्षेत्र लोगों में श्रेष्ठ समझना तथा अपने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तथा क्षेत्रीयता को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए किया जाने वाला कार्य आता है। क्षेत्रीय आंदोलन अपने क्षेत्र के विकास और अपने क्षेत्र के समस्याओं के विरुद्ध आंदोलन चलाते हैं। क्षेत्रीय आंदोलन पर राज्य की प्रतिक्रिया को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है क्षेत्रीय आंदोलन के राज्य की प्रक्रिया। पहला, कई बार राज्य ने आंदोलन की मांगों को संविधान के दायरे में स्वीकार किया, जैसे आंध्र प्रदेश का गठन, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ आदि जैसे राज्य बने और ये सब क्षेत्रीय आंदोलन थे। दूसरा है राज्य ने कुछ आंदोलनों को शांति से सुलझाने के लिए समितियां बनाई। जो क्षेत्रीय आंदोलन हुए उसमें राज्य ने बहुत प्रयास करा, उन क्षेत्रीय आंदोलनों को शांत करने के लिए बहुत सारी समितियां बनाई, आयोग और वार्ता की गई, जैसे कि मिर्जा समझौता, बोडो समझौता। जिस तरह से राज्य ने इस अपनी सूझबूझ से इन आंदोलनों को शांत किया। कई बार राज्य ने आंदोलनकारियों पर कड़ा बल प्रयोग किया। जहां आंदोलन बातचीत के द्वारा कंट्रोल में नहीं आया तो राज्य ने वहां पर बल प्रयोग का इस्तेमाल किया, जिससे आंदोलन और भी उग्र हो गए। जैसे कि पाकिस्तान में खालिस्तान आंदोलन के दौरान ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, इससे भी आंदोलन तेजी से बढ़ा, लेकिन राज्य ने अपनी प्रतिक्रिया इस आंदोलन को समाप्त करने में लगाई। नेक्स्ट है कुछ क्षेत्रीय आंदोलन के नेताओं को सत्ता में भागीदारी देकर शांत किया गया। कुछ ऐसे नेता थे जिन्हें सत्ता या राजनीति में ला के उन्हें एक पद दिया गया, जैसे असम आंदोलन के बाद असम गण परिषद को सत्ता मिली। नेक्स्ट, सरकार ने कुछ आंदोलनों को शांत करने के लिए आर्थिक पैकेज, रोजगार योजना और बुनियादी ढांचे के वादे किए, जिससे ये क्षेत्रीय आंदोलनों को समाप्त किया गया। भारत में सांप्रदायवाद क्या है। भारत में सांप्रदायवाद क्या है, इसके क्या प्रभाव पड़े, इसके बारे में जानेंगे। भारत में धार्मिक और सांप्रदायिक आंदोलन आधुनिक की देन है। हालांकि मध्यकाल में भी इसके अनेक रूप देखे जाते हैं, लेकिन आधुनिक भारतीय समाज में धर्म और सांप्रदाय लगातार प्रासंगिक बना हुआ है। अतः इस अध्याय में इसी दोनों से संबंधित आंदोलन के बारे में विचार किया जाएगा। सांप्रदायिकता क्या है। भारत में सांप्रदायिकता का अर्थ स्पष्ट रूप से अभिलक्षण नहीं है, लेकिन इसका तात्पर्य किसी एक खास संप्रदाय या धर्म को लेकर की जाने वाली एकजुटता, जिसमें कट्टरता भी देखी जाए, उसे सांप्रदायिकता कहते हैं। सांप्रदायिकता अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानना, अन्य धर्म को नीचा मानकर जो उनमें जो स्थिति पैदा होती है और वो हिंसा में तब्दील हो जाती है, उसे हम सांप्रदायिकता कहते हैं। यानी सीधे सीधे तौर पर दो धर्म या दो धर्म से अधिक दो धर्मों के बीच की जो लड़ाई होती है उसे सांप्रदायिक लड़ाई कहते हैं। सांप्रदायिकता एक आशिष्ट शब्द है जिसका अर्थ एक धर्म के समूह के लोगों द्वारा दूसरे धर्म के लोगों को घृणा की दृष्टि से देखना या उनके बारे में गलत विचार रखना, जिसके द्वारा धर्मनिरपेक्षता को हानि पहुंचती है। धर्मनिरपेक्षता सांप्रदायिकता के बिल्कुल विपरीत है। सांप्रदायिकता धर्मों में सांप्रदायिक दंगे फैलाती है, जबकि धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों को एक समान समझती है। सांप्रदायिकता एवं धार्मिक आंदोलन। भारत में सांप्रदायिकता का उद्भव अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई फूट डालो संशोधन करो की नीति के उपरांत हुआ। लोगों को बाद में धर्मों के आधार पर संगठित किया जाने लगा। कालांतर में हिंदू और मुस्लिम धर्मों के अपने अपने संगठन बने। समय समय पर दोनों संप्रदायों हिंदू व मुस्लिम के बीच हिंसा भी हुई। सांप्रदायिकता के कारण ही भारत का विभाजन भी हुआ। अभी भी स्वतंत्र भारत में रुक रुक के सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं और सरकार इनको रोकने में अपनी पूरा सहयोग प्रदान करती है। तो इस तरह से हमने ये सांप्रदायिकता के बारे में पढ़ा। तो भारत में सांप्रदायवाद होता क्या है, इस टॉपिक को आप अच्छे से कर लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।